Hello and welcome back with a new chapter on time, which is a poem of class 12th of elective English. This poem on Time has been written by John Milton. So students, today I'm going to teach you a new poem which is on time, which has been which has been woven by a great poet John Milton. So, students, before starting this poem, the explanation of this poem, I must tell you a little things about John Milton. You can see here I have written 1608 to 1674. This is the time of John Milton. So, students, आपको पता होगा जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट एंड फेमस इंग्लिश पोएट. जॉन मिल्टन ने अपनी राइटिंग, ये जो पोइट्री राइटिंग है या फिर वो एक ऑथर हैं, तो उन्होंने जो अपनी राइटिंग स्टार्ट किया था, उन्होंने वो राइटिंग 10 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया था. इट मीन्स जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 10 एंड ही वॉज अ वेल नोन पर्सन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. उन्हें लैटिन, ग्रीक, Italian and obviously English और ऐसे ही और भी अदर लैंग्वेजेस उन्हें बहुत अच्छे से आता था. उन्होंने इन सारे लैंग्वेजेस में बहुत सी चीज़ों का स्टडी भी किया है. सो स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू कि जॉन मिल्टन जो कि ग्रेट पोएट थे, उन्होंने अपने 45 ईयर्स के एज में 45 ईयर्स के एज में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए. हाउ? तो वो उन्हें लेट नाइट स्टडी करना पड़ता था अपने हार्ड वर्क के कारण, लेट नाइट स्टडी के कारण वो जो है टोटली ब्लाइंड हो गए. और इस ब्लाइंडनेस के कारण उन्होंने जो अपना एक पोएम लिखा, इस ब्लाइंडनेस के बाद उन्होंने अपना पोएम लिखा था जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड. ये जो दो पोएम्स जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, एक्चुअली उन्होंने इन दो पोएम्स को डिक्टेशन के थ्रू लिखा है. थ्रू डिक्टेशन, इट मीन्स वो डिक्टेट करते गए और किसी दूसरे पर्सन ने इस पोएम को राइटिंग वे में काम किया. सो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने ब्लाइंडनेस होने के बाद एक पोएम लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ये भी बहुत ही फेमस पोएम है उनका. और पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, ये जो दो पोएम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने डिक्टेशन के द्वारा लिखा. वो डिक्टेट करते गए और किसी दूसरे पर्सन जो है वो इसे लिखते गए. सो वी कैन थिंक दैट रियली जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट, ऑथर एंड पर्सन. So students, now we'll start the explanation of this poem, the summary of this poem. So be with me in this video. This poem on time is a complete one stanza poem. It has 22 lines. 22 lines. This poem contains 22 lines and यह जो poem है वो एक complete stanza है. A complete stanza. So इस पोएम का जो राइम स्कीम है मैं आपको बता दूं. वो जो राइम स्कीम है, राइमिंग पैटर्न जो है, राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम. राइमिंग पैटर्न क्या है? A B C D D C E F G G H H I J K J. So this complete is the rhyming pattern of this poem on time. Students, you should note it down in your copy and you should know that this poem contains 22 lines जो कि एक complete stanza है. Now we'll start this poem. इस पोएम का जो बेस है वो क्या है? टाइम. जॉन मिल्टन ने इस पोएम का बेस क्या बनाया है? टाइम. जैसा कि आप देख सकते हो, इस पोएम का जो टाइटल है वो है ऑन टाइम. तो इस पोएम का बेस क्या है? टाइम. द फर्स्ट लाइन इज
Let's recite the lines of this poem. Fly envious time, till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plamet's pace, and glut thyself with what they womb devours. It means यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि फ्लाई एनवियस टाइम. एनवियस मीन्स हमें पता है क्या होता है, ईर्ष्यालु, जेलसी. ओके, बट यहाँ पर क्या है, पोएम द पोएट जो जॉन मिल्टन है उनका ये कहना है कि फ्लाई एनवियस टाइम, यहाँ पर टाइम को पोएट ने क्या कहा है, एनवियस कहा है. एक्चुअली टाइम तो एनवियस होता नहीं है, बट यहाँ पर पोएट ने टाइम को एनवियस क्यों कहा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जॉन मिल्टन जो पोएट हैं उनके एनवियस टाइम कहने का अर्थ यह है कि जो टाइम है उस समय जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग हैं, वो एक दूसरे के प्रति जो जेलसी की भावना रखते हैं, जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो लड़ाई झगड़े की भावना रखते हैं, उस टाइम को पोएट जो है वो डिनोट करना चाह रहे हैं इस वर्ड एनवियस से. तो वो कहते हैं फ्लाई एनवियस टाइम. इट मीन्स एनवियस टाइम, जो तुम बुरा समय जो हो, ये जो ईर्ष्यालु वाला जो समय है वो फ्लाई कर जाओ, उड़ जाओ, यानी कि ख़त्म हो जाओ. टिल दाउ रन आउट दाई रेस, और तब तक जब तक तुम्हारा जो रेस है, तुम्हारी जो यह दौड़ है वो ख़त्म ना हो, तब तक तुम भागते रहो, यहाँ से जाते रहो. कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, यानी वो अर्ज करते हैं, यहाँ पर पोएट जो हैं वो अपील करते हैं कि द लेज़ी लेडन स्टेपिंग आवर्स, तुम्हारा यह जो टाइम है जो बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही सुस्त है, वो क्या है, ये जो टाइम है बेकार का, जिसमें जो ह्यूमन बींग है उसे बेकार के कामों में, व्यर्थ कामों में जो बर्बाद कर रहे हैं, उसे तुम जल्दी से फिनिश करो, ले जाओ यहाँ से. हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट स्पेस. यहाँ पर आप एक देख सकते हो कि यहाँ पर एक वर्ड है प्लमेट स्पेस. इसका मीनिंग क्या है, प्लमेट स्पेस मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, पेंडुलम. पेंडुलम पता है आपको, जो घड़ी में होता है पेंडुलम. ओके, तो यह जो यहाँ पर पोएट का कहना है कि प्लमेट स्पेस मीन्स पेंडुलम, यानी वो कहते हैं कि हुज स्पीड, यानी कि जिसका जो स्पीड है, या जो तुम्हारे भागने का जो रेस का स्पीड है, वो क्या है, एक हैवी प्लमेट स्पेस की तरह है. जो हैवी पेंडुलम जो होता है, आपको पता होगा कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कितनी स्लोली, क्योंकि वो हैवी होता है इसलिए वो कितनी स्लोली मूव करता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट. ओके, सो वो कहते हैं कि उस प्लमेट स्पेस की तरह जो तुम्हारा स्पीड है बहुत ही स्लो है, तुम इसे जल्दी से ख़त्म करो, इसके स्पीड को बढ़ाओ. एंड ग्लट दाई सेल्फ विथ वॉट दे वोम डाइवर्ट्स, और तुम जितना भी हो सके, तुम्हारे अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उतना तुम इसे खा जाओ, यानी कि इसे ख़त्म करो, अपने अंदर इसे स्वेलो कर जाओ, निगल जाओ. ये जो ग्रिडीली, जो तुम्हारे अंदर ग्रिडीली फीलिंग्स हैं, जो डिमेरिट्स हैं, जो एनवियस, जो ईर्ष्या है, जो कि कहते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति जेलसी की भावना, कंटेम्प्ट की भावना, हेट्रेड की भावना, उन सभी चीज़ों को, बुरे चीज़ों को खा जाओ, अपने अंदर समाहित कर लो, ख़त्म कर दो. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन्स, विच इज़ नो मोर देन what is false and vain, and merely mortal cross. So little is our loss, so little is thy gain. It means here the poet is saying which is no more than. पोएट ने जो पहले कहा कि तुम इन सारे बुरे चीज़ों को खा जाओ, जो भी तुम जितना भी ग्रीडीली खाना चाहते हो खा जाओ, ख़त्म कर दो, निगल जाओ इसे. क्यों, क्योंकि ये जो है वो फॉल्स और वैन से ज़्यादा कुछ नहीं है. फॉल्स और वैन कहने का मतलब है कि यहाँ पे झूठी चीज़ें, बेकार की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें, जो कि यूज़लेस चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं इनका वैल्यू है. इसलिए तुम इसे जितना चाहो, जितना कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर, इसे ख़त्म कर दो, खा जाओ, समाप्त कर दो. एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑनली क्या है, मॉर्टल ड्रॉस है. यानी कि जो मॉर्टल मीन्स क्या होता है, मरणशील, नश्वर. तो ये जो क्या है, यूज़लेस चीज़ें हैं, जो कभी ना कभी ख़त्म होनी ही चाहिए और हो ही जाएंगी. वो कहते हैं आगे कि सो लिटिल इज़ आवर लॉस, सो लिटिल इज़ दाई गेन. वो कहते हैं कि अगर तुम इन चीज़ों को खा जाओगे, तो सब ख़त्म कर दोगे, तो ये इसमें ना हमारा कुछ लॉस है, ना ही तुम्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है. क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूज़लेस चीज़ें, बेकार की चीज़ें हैं. फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड thou hast entombed, and lost of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss,
with an individual kiss. Here in these lines, the poet John Milton is trying to convey the meaning, trying to explain that for when as each thing bad thou hast entombed. Here entombed means क्या होता है? एंटॉन मीन्स बरीड, यानी उसे दफना देना, ख़त्म कर देना। और आप यहाँ देखते हो एक वर्ड और है कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड मीन्स यहाँ पर इस पोएट का क्या मीनिंग है? कंज्यूम कहने से पोएट का मीनिंग है फिनिश कर देना। ओके, सो हियर द पोएट इज सेइंग कि फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटॉम्ड, यानी कि वो कहते हैं यहाँ पे फोर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? बिकॉज से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें, हर एक बुराइयाँ, हर एक जो बुरी चीज़ें हैं, जब इन्हें बरीड कर दिया जाएगा, यानी दफना दिया जाएगा इन्हें ख़त्म करने के लिए, एंड लास्ट ऑफ ऑल, और अंततः द ग्रीडी दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और उनका जो ग्रीडी है, उनकी जो लालची चीज़ें हैं, जो अपने अंदर जो ये ग्रीडी चीज़ें हैं, वो सेल्फ जो है, वो जब वो अपने इन ग्रीडी चीज़ों को कंज्यूम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, तब एक बहुत ही लंबा समय, बहुत ही ऐसी चीज़ जो है वो हमारे खुशियों को हम क्या करेंगी? ग्रीट करेंगी। जो हमारा जो हेवनली पावर है वो क्या करेंगी? जब बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इसे ग्रीट करेंगी, ब्लिश को, हमारी खुशियों को, हैप्पीनेस को वो वेलकम करेंगी विथ एन इंडिविजुअल किस। यहाँ पर क्या है? उनका कहना है कि इंडिविजुअली, यानी कि पर्सनली जो है वो खुशियों के साथ कह सकते हैं प्लेजेंटली वो हमारा ग्रीट करेंगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड। फ्लड मीन्स फ्लड, बाढ़। व्हेन everything that is sincerely good and perfectly divine, with truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne of him whose happy making is sight alone. Here the poet is saying कि जब बुरी चीज़ें, जो बुराइयां हैं, बुरी चीज़ें हैं, जो डिमेरिट्स हैं, जो एनवियस है, जेलसी है, हैट्रेड है, एक दूसरे के लिए जो बुरी भावनाएं हैं, वो सारी जब बरीड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश्ड हो जाएंगी, तो जो जॉय है, जो हैप्पीनेस, जो मेरिमेंट है, जो खुशियाँ हैं, वो एक फ्लड की तरह हमारे ऊपर ओवर पावर होंगी। फ्लड मीन्स बाढ़, यानी कि वो हमारी जो खुशियाँ हैं वो एक बाढ़ की तरह ओवर पावर होने लगेंगी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत से बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हमें मिलेंगी। व्हेन एवरीथिंग दैट इज़ सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन, और जब हर एक चीज़ जो कि बहुत ही परफेक्टली डिवाइन होती है, दैवी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, वो सब हमें मिलेंगी विथ ट्रूथ एंड पीस एंड लव शैल एवर साइन। और जब ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी अच्छी बातें होंगी, तो हमारा जो डिमेरिट्स है वो हमारी क्वालिटीज़ में चेंज हो जाएंगी, और ट्रुथ यानी सच्चाई, पीस यानी कि शांति, कामनेस, और लव यानी कि प्रेम, इन सारी चीज़ों के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए शाइन करती रहेंगी। और उन सारी बुरी चीज़ों की जगह पर उनका प्लेस कौन लेगा? ट्रुथ, पीस एंड लव, जो कि एक हेवनली पावर की तरह होगा, जॉयफुल होगा, प्लीजेंट होगा। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम हुज हैप्पी मेकिंग इज साइट अलोन। यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया सुप्रीम थ्रोन। सुप्रीम थ्रोन यानी कि हेवन, यानी कि गॉड कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो है हमारे जो गॉड है, जो भगवान है, जो सुप्रीम पावर होते हैं, जो अलमाइटी गॉड हैं, वो क्या करेंगे? हमारे लिए हैप्पी मेकिंग साइट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स होगा। When once our heavenly gilded soul shall climb, then all this earthly grossness quit. Quit means दूर हो जाना, छोड़ देना. Attired with stars, we shall forever sit, triumphing over death and chance, and thee, O time. Here, the poet is saying, when once our heavenly gilded soul shall climb. Climb means चढ़ना. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि जब एक बार हेवन, यानी कि जो गॉड है, जो हेवन है, वो हमारा जो साउल है, हमारी जो आत्मा है, वो हेवनली गिल्डेड, यानी कि जो बोलते हैं ना कि स्वर्ग में या भगवान के पास जो होती है खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, मेरिट्स क्वालिटीज़ होती हैं, गुड क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमारा जो साउल है उन चीज़ों के साथ, उन अच्छाइयों के साथ जब एक बोलते हैं ना कि सामंजस्य स्थापित करना, जब उनके साथ वो अपना उनकी तरह खुद को बना लेगा हमारा साउल, तो क्या होगा? हमारे पास जो हैप्पी मेकिंग साइट होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास हैप्पीनेस होंगी,
खुशियाँ होंगी, जो बुराइयाँ थी और बुराइयों की वजह से जो नेगेटिव थिंग्स होते थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ हैप्पी साइट होगा। देन ऑल दिस अर्ली ग्रॉसनेस क्विट, और तब जो है ये जो अर्दी ग्रॉसनेस यानी कि जो कहते हैं ना कि वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि जो सांसारिक चीज़ें होती हैं वो क्या होंगी, उनसे हमारा जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यानी कि बुराइयों से हम दूर हो जाएंगे, लालच, ईर्ष्या और ईर्ष्या, द्वेष, हैट्रेड, कॉन्टेम्प्ट, ये सारी जो भावनाएं हैं वो सब हमसे दूर चली जाएंगी, बिल्कुल ये छूट जाएंगी। और तब क्या होगा, अटायर्ड मीन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ्स, एक विशेष प्रकार के कपड़े, जो आभूषण वो कह सकते हैं। तो अटायर्ड विथ स्टार्स, और तब जो हमारा साउल होगा, हमारा जो मन होगा वो क्या होगा, स्टार्स, यानी कि अच्छी चीज़ें। स्टार्स मीन्स यहाँ पे गुड थिंग्स हैं, तो स्टार्स के साथ वो अटायर्ड हो जाएगा। वी शैल फॉर एवर सिट, और तब हम हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेंगे अच्छी चीज़ों के साथ, गुड क्वालिटीज़ के साथ। ट्रम्पिंग आवर डेथ एंड चांस, और जब ऐसा होगा तो जो ह्यूमन बींग है वो क्या होगा, डेथ के ऊपर भी ट्रम्प पाएगा। ट्रम्प मीन्स विजय पाना। तो हमें तो पता है कि जो आया है वो जाएगा ही। इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स आर मॉर्टल, हम सब क्या हैं, मॉर्टल हैं, यानी कि नश्वर हैं। तो फिर भी यहाँ पे पोएट का कहना जो है, ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, डेथ पर विजय पाने से पोएट का यह कहना है, यह मतलब है कि हम जब बुराइयाँ हमारे अंदर चली जाएंगी, अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी, तो हमारे जाने के बाद भी हमारे पीछे जो लोग हैं वो हमें याद रखेंगे, महीनों बाद, सालों बाद, सदियों बाद भी। तो इसका अर्थ यही है कि हम उस रूप में क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, डेथ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो मौके हैं, जो चांसेस होंगे, जो अवसर होंगे, उन पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। हाउ, क्योंकि जो हमारा टाइम होगा उस टाइम पर हम कहते हैं कि अपना ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। हमारा जो अपना गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ है उसके बीच में डिफरेंसेस समझ पाएंगे, और हम जो है निगेटिव चीज़ों के जगह पर पॉजिटिव चीज़ों के साथ जिएंगे। इस तरह से हम चांस पर भी ट्रम्प ले आएंगे, ट्रम्प पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। एंड इन द लास्ट लाइन द पोएट इज सेइंग, actually the poet is greeting time again and oh time, it means ओ टाइम सुनो, और तब जो है हम तुम्हारे ऊपर भी पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेंगे। हम क्या हो जाएंगे, विजेता हो जाएंगे। इस तरह से पोएट जो है इस पूरे पोएम में उनका कहना है कि टाइम, जो कि इस पोएम का थीम है, इस पोएम का बेस है, उस पर पोएट कहते हैं कि जो पोएट का जो आइडिया है वो लाइफ के बारे में यह है कि जो लाइफ है अर्थ में वो क्या है, फुल्ली चेंज, कांस्टेंट चेंज होता रहता है, खासकर मेनली निगेटिव चेंजेस। और जो जॉन मिल्टन है वो एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमंस कैन स्किप द रेवेजेस ऑफ टाइम बाय अटेनिंग एन एटर्नल लाइफ इन हेवन दैट इज़ फुल ऑफ जॉय। इट मीन्स मिल्टन एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमंस, जो ह्यूमन बींग हैं, वो टाइम की जो रेवेजेस हैं उससे बच कर निकल सकते हैं। कैसे, तो बाय अटेनिंग एन एटर्नल लाइफ इन हेवन, जो हेवन का जो एटर्नल लाइफ है, जो शाश्वत लाइफ है, जो कि खुशियों से भरा होता है, अच्छाइयों से भरा होता है, उसे अटेन करके ये जो ह्यूमन बींग है वो टाइम के रेवेजेस यानी कि जो कठिन समय होते हैं उन सारी चीज़ों से वो दूर हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। सो दिस इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन मिल्टन। मैंने आपको इसका राइमिंग पैटर्न भी बता दिया है। आई होप आप सबको ये पोएम समझ आ गया होगा, इस पोएम का थीम समझ आ गया होगा, और यह भी समझ आ गया होगा कि टाइम पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ट्रम्प पा सकते हैं। सो students, now I hope you will be able to do the question answer of this poem. Till then, thank you and have a nice day. Be with me for the next videos.